खबर में खुश आमदीद में हूँ, आपका होस्ट सईद काजी। कुछ खबरें और फिर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारफ़ करवाएंगे। मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला क्या अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा? पहले भी बहुत से फैसले चैलेंज हुए हैं, मगर सिलसिला क्या बनेगा? PTI अब क्या मज़ामती सियासत की तरफ जाएगी? इस पर भी बात करेंगे। दोबारा गिनती में मुस्लिम लीग नून की सीटें बढ़ती चली जा रही है। आज नायरा साहब की सीट गुजरांवाला से उन्हें मिली है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तनख्वाहों में कटौतियों के लिए एक 16 रुकनी कमेटी बन गई है पेंशन्स में, और उसमें इस हवाले से भी हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। मैं मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जनाब नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। कादर खान मंदोखेल रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ है। खेलदास कोहिस्तानी साहब मुस्लिम लीग नून के लॉ मेकर, थैंक यू वेरी मच, आपका सबका शुक्रिया। कोहिस्तानी साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। एक सवाल जो रखा जाता है वो ये कि हमने देखा इश्तिहारात भी आ रहे थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब से बड़ी तवक्को भी थी, वो तो सारे खेल से ही बाहर हो गए, और हालांकि इश्तिहारात भी छपते रहे। और अब भी हम ये देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा अमल दखल, चाहे वो आपकी कैबिनेट हो या जो पॉलिसीज़ हो, तो उसमें तो ठीक है, बज़ाहिर लूज़र हमें PTI लगती है, मगर ये इक़्तिदार जो है ये किस नौ के इक़्तिदार है आपके पास, और ज़िम्मेदारी सारी आपके पास होगी। तो आप क्या समझते हैं? डोंट यू थिंक द बिगेस्ट लूज़र जो है इसमें मुस्लिम लीग नून रही है इलेक्ट्रली भी, और अब आगे जो चैलेंजेस हैं वो भी उसके सामने हैं? जनाब कोहिस्तानी साहब। बड़ी मेहरबानी सईद साहब, आपने मुझे मदऊ किया और नुक्ते नज़र पेश करने के लिए। देखें, पहली प्रायरिटी हमारा पाकिस्तान है, और आप 21 अक्टूबर नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुने, जो जब पाकिस्तान की आमद हुई थी लाहौर में, वहाँ पे उन्होंने जो खिताब किया था, उस दिन भी उन्होंने यही बात की थी कि तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर, हम एक साथ मिलकर इस मुल्क को जो चैलेंजेस हैं उसको निकालेंगे। उन्होंने अपने ज़ात की बात नहीं की, उसने अपने साथ होने वाले इंतकाम की बात नहीं की, मगर उन्होंने पाकिस्तान की बात की। और आपने जब देखा कि नवाज़ी साहब जब कैंपेन चला रहे थे या कोई इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बारहा कहा था कि अवाम ने अगर मुझे सादा अक्सरियत दी, कि मुझे इतना मैंडेट दिया कि मैं अकेले हुकूमत बनाऊंगा, तो मैं बिल्कुल पूरे जो है उससे हम हुकूमत बनाएंगे। मगर जो अवाम ने मैंडेट दिया है वो तमाम जमातों को दिया, एक जमात को नहीं दिया। और ये नवाज शरीफ साहब का उसूली फ़ैसला था, और वो 12 कह चुके थे। इलेक्शन के दिन भी सुबह उन्होंने कहा था कि अगर मैंडेट मिला तो मैं बिल्कुल बागडोर संभालूंगा। तो जो मैंडेट मिला था उसका जो फ़ैसला था, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का फ़ैसला किया वज़ीर आज़म के लिए। और ये सारे फ़ैसले हैं, मैं तो आपको ये भी बताऊं, पाकिस्तान की सियासत का मेवर आज भी नवाज शरीफ साहब है। सदर आसिफ अली जरदारी का सदारती मनसब पे होना, शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म के मनसब पे बैठना, मरियम नवाज साहब का फ़ैसला या कैबिनेट, तमाम उनकी मुशावरत शामिल है। इत्तेहादियों से भी, अपनी जमात के अंदर भी आज भी वो फ़ैसले कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में अपनी जमात और अपने नहीं, देखिए, अगर हम कैबिनेट देखें कोहिस्तानी साहब, अगर हम कैबिनेट देखें, डार साहब कहीं नजर नहीं आ रहे, हुकूमत हो या मरकज़ हो। नहीं, आप देखें ना, डार साहब को खारजा दे दी गई, और खारजा में आप जानते हैं कि क्या पॉलिसीज हमारी चलती हैं। आपकी जो मेन जो दाखिला में आ गए मोहसिन नकवी साहब आ गए, तो इसमें तो लगता है अब नुमाइशी जो ओहदे हैं वही हैं। माफ़ कीजिएगा, बज़ाहिर तो मुमकिन है उन्हीं की मुशावरत से हो रहे हों। कोहिस्तानी साहब देखें, बात यह कि वज़ीर आज़म साहब ने अपनी टीम का इंतखाब करना होता है। ठीक, कभी कभी ये भी होता है जो बैट्समैन जो पहले खिलाड़ी खेलने वाले उसको वन डाउन में भी भेज देते हैं जब ओपनिंग होती है। ये बैटिंग ऑर्डर चेंज हो गया, गोया आप ये कह रहे हैं, ओपनिंग में आ जाता है। तो जो बैटिंग ऑर्डर चेंज हो गया शायद, डार साहब अभी भी एक बड़ी वजारत है जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है। कोई मैं समझता हूँ जो वज़ीर आज़म साहब ने ये बेहतर समझा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इसमें कोई साजिश, कोई उसमें नहीं, साजिश तो है ही नहीं, कोई निकालने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। नहीं, साजिश की तो बात ही नहीं कोहिस्तानी साहब, साजिश तो है ही नहीं। पाकिस्तान है, हमें पाकिस्तान की खिदमत करनी है, मुल्क को बहरान से निकालना। इंशाल्लाह गॉड ब्लेस यू, और अल्लाह ताला आपको इसकी जो है वो तौफीक अता फरमाए। जनाब नदीम कुरैशी साहब, मैं बाद में मंदोखेल साहब के पास आऊँगा, उनके लिए ख़ास सवाल है मेरे पास, मगर कुरैशी साहब आपकी क्या स्ट्रेटजी है? एक सीट और निकल गई आज आपकी, ज़ाहिर है ठीक है, काउंटिंग में चली गई, कुछ डब्बे और भी खुलने हैं, तो अब आपके लिए आसान रास्ते तो नहीं हैं।
तो क्या स्ट्रेटजी होगी और आप इस खेल को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे? मज़ामत करेंगे या आप जो स्लोली चलेंगे? क्या आपका लाए अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, इस खेल में अगर आसानी तलाश करनी होती तो मेरे कायद इमरान खान साहब भी आसान रास्ता अख्तियार करते। उन्होंने आसान रास्ता अख्तियार नहीं किया। उन्हें इदराक हो गया बड़ी जल्दी कि इस पूरे निज़ाम का जो बेनिफिशरी है वो आम पाकिस्तानी नहीं है। उन्होंने कितना मुश्किल रास्ता अख्तियार किया है, अपने आप को जख्मी करवाया, कातलाना हमले करवाए अपने सारे वर्कर्स को, फिर अपने आप को जेल में कैदोबंद की सौबतों में डाला। काजी साहब, एक चीज बड़ी वाज़ेह है, हम पाकिस्तान से उतना ही प्यार करते हैं जितना कोई भी और शख्स करता है। पाकिस्तान किसी और शख्स की निस्बत हमारी ज्यादा बड़ी महबूबा है। हम पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है, चूंकि हम कॉमन पाकिस्तानी हैं। आप और हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की ग्राउंड पर और अपनी कमिटमेंट्स की ग्राउंड पे, मैं आपको इसलिए शामिल कर रहा हूं, मैं बहुत सारे दोस्तों को सुनता हूं, मैंने बहुत सारे दोस्तों को पढ़ा इस दौरान, जो कोशिश करते रहे कि अवामी उमंगों के मुताबिक लिखा जाए, अवामी उमंगों के मुताबिक बोला जाए। मुख्तसरन ये, हम हर तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, दस्तूर के अंदर रहते हुए मज़ाहमत करेंगे। हम अपने पाकिस्तानी के हक के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी सूरत, अभी कोहिस्तानी साहब बात कर रहे थे ना, ये जाती तौर पे मेरे बड़े दोस्त हैं, ये बड़ी मासूमियत से बोलते हैं, सिंधी उर्दू का मिलाकर इनका मिक्सचर है बोलने का, लेकिन ये भोले भाले लोग हैं, ये पता नहीं लोगों को क्या समझते हैं। भाई कौम ने हमें स्प्लिट मैंडेट दिया फलां को, भाई कौम ने तो आपको वोट ही नहीं दिए भाई। अब तो यकीन करें, बड़े अरसे से मेरा ना बॉलीवुड की हॉलीवुड की मूवीज देखने को दिल ही नहीं करता। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसे ऐसे अदाकार आ गए हैं अब कि एक ही शख्स में आपको मजहर शाह भी नजर आएगा, असलम परवेज भी नजर आएगा, सुधीर भी नजर आएगा, आपको शक्ति कपूर भी नजर आएगा। समझ ही नहीं आती ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये समझते हैं कि लोग आज 1820 में हैं। भाई आज एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 7-8 साल है, वो डिजिटल दौर का बच्चा है, उसके हाथ में मोबाइल है, आपका ये जो कैमरा है, आपका जो ये माइक लगा हुआ है, इसने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इतना इजी कर दिया, लोगों की एक्सेस इतनी इजी कर दी है, अब किसी शख्स को पूछना नहीं पड़ता कुछ बात, उसको हर बात का इल्म है। मेरे लिए बड़ी हैरानी है कि 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन जिन लोगों ने लड़ा, उनमें जो बहुत बड़ी तादाद थी, आज वो इक़्तिदार में आ गई। मैं स्टूडेंट लाइफ से उनके नारे सुनता था, जमहूरियत, ताकत। कुरैशी साहब, मैं ये बात जरूर लेके जाऊंगा कोहिस्तानी साहब के पास, क्योंकि आपने बात की है उनकी, तो उनको जवाब मैं ज़रूर टाइम दूंगा, मगर मंदोखेल साहब बड़ी देर से बैठे हैं। मंदोखेल साहब, मेरा सवाल आज बड़ा डिफरेंट है आपसे, क्योंकि आपकी पार्टी से तो हमारा ताल्लुक दिल्ली है और ये मेहनत कशों की सबसे बड़ी और पहली पार्टी थी और सबसे बड़े, मगर आज आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह मैं बात कर रहा था कि 16 रुकनी कमेटी और जो क्लर्क्स हैं वो सड़कों पर आज निकलने का इशारा दे रहे हैं या आ चुके हैं कि उनकी पेंशन जो है इशराफिया को हाथ नहीं डाला जाएगा, उनके प्लाट बंद नहीं किए जाएंगे, उनसे $23 बिलियन जो है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बहरहाल जिम्मेदार तो होगी, अगर मेहनत कशों पर यह हमला आता है तो आपकी इस पर क्या पॉलिसी होगी और कैसे आप एग्जर्ट करेंगे कि एंटी गरीब जो है ये लेजिस्लेशन ना हो? जनाब मंदोखेल साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब। आपको याद होगा 16 माह की हुकूमत में एक कमेटी बनी थी, स्पेशल कमेटी मुलाजमीन के हवाले से, जिसका चेयरमैनशिप मेरे पास थी, और 8 महीने की दिन रात 10-10 घंटे हमने इजलास करके हमने 4 लाख से ज़्यादा मुलाजमीन को रेगुलाइज कर रहे हैं और 50,000 से ज़्यादा लोगों को दोबारा नौकरी पे बहाल करा है। और जिसका बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, जो अपील अभी भी हमारी चल रही है अगले महीने की 18 तारीख को। सवाल ये है कि फिर उसके बाद अगर आप निजकारी के हवाले से देख ले कि स्टील मिल जहाँ कोडियों के दाम पे देने की प्लान बनाए थे, उस वक्त हमारे जो मौजूदा वज़ीर आला है मुराद अली शाह साहब, उन्होंने सिंध हुकूमत की तरफ से ऑफर किए कि अगर आप ये कोडियों के दाम दे रहे हो तो आप सिंध हुकूमत को दे दो, और फिर उसके बाद निजकारी की दूसरे इश्यूज के ऊपर भी हमेशा पीपल्स पार्टी मुलाजमीन के और मजदूर तबका के साथ, हारी के साथ, किसान के साथ खड़ी थी और खड़ी रहेगी। बाकी आपका जो सवाल है, ये जो आज ये कल जो नोटिफिकेशन निकला था, उस नोटिफिकेशन पे यकीनन एतराज़ात है कि इसमें अवामी नुमाइंदा मौजूद नहीं, तो उसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ब्यूरोक्रेट जो फैसला करे और वो मौजूदा हुकूमत मानेगी या खास तौर पर पीपल्स पार्टी मानेगी, ये उनकी अपने एक अभी तो फिलहाल ये कि भाई ये जो अखराजात है इसके ऊपर जो है ना काबू कैसे पाया जाए। और ये इनिशिएटिव भी मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के कहने पे हुआ, क्योंकि बिलावल साहब पहले ही ये कहते आ रहे थे कि 18वीं तरमीम के जरिए जो है ना
ऐसी वजारतें हैं जिनकी वफाक में जरूरत नहीं है, लिहाजा उनको सुबह को दिया जाए और उनके अखराजात बचाए जाए। तो ये भी मुमकिनात है कि उस चीज़ के लिए हो, लेकिन उनकी अभी फाइंडिंग बाहर नहीं आई, तो हम और आप कैसे अभी नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ये मुलाजमीन के लिए या मुतवसत तोके के लिए इसके लिए प्लान बनाएगी। और यकीनन आपका सवाल ये भी वैलिड है, जहां मैं असम्बली में भी उठाता था कि 40,000 से ज्यादा यूनिट वापडा की और के इलेक्ट्रिक के सरकारी अफसरान को मुफ्त दी जाती है। इसी तरह गैस के हवाले से, इसी तरह दूसरी PIA के हवाले से जो फ्री टिकट दी जाती है, बहुत सारे इश्यूज है। इनको अगर थोड़ा सा इनके पर गौर करके तो ये खर्चात बचाए जा सकते हैं। अच्छा कोहिस्तानी साहब, एक तो आप इनकी बात के जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहरहाल इस आर्ग्यूमेंट में आपके साथ हूं कि आपने इलेक्शन लड़ा है, आपने इलेक्शन कंडक्ट नहीं किया, रिजल्ट जो हुआ जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। लेकिन ये जो चैलेंजेस बेशुमार खौफनाक चैलेंजेस हैं, और क्या ये नहीं हो सकता कि मुस्लिम लीग नून जो है अब पावर में है, सम हो और दी अदर, तो ये ऊपर जरा टोका चला ले जहां पे चलाने की जरूरत है। इतनी ब्लोटेड जो आपकी एलीट है, खुद कल मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि एलीट कैप्चर है, तो उस एलीट कैप्चर को क्या आपकी पार्टी हाथ डालेगी? इशारा तो किया है PM साहब ने, हम उम्मीद रखें जनाब कोहिस्तानी साहब। और पहले आप कुरैशी साहब की बात का जवाब भी दे लें जनाब कोहिस्तानी साहब। सईद काज़मी साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो हम मुश्किल फ़ैसले करते हैं, ये मुश्किल फ़ैसले गरीब आदमी के लिए नहीं होने चाहिए, आम आदमी के लिए नहीं होनी चाहिए जो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। ये मुश्किल फ़ैसले, ये जो जिस तरह आप जिसका इशारा दे रहे हैं एलीट क्लास, अगर सब्सिडी इंडस्ट्रियल को दी जा रही है, टेक्सटाइल सेक्टर को दी जा रही है, या किसी और जगह पे अगर सब्सिडी दे रहे साहिब हैसियत को, वो बिल्कुल उनकी ख़त्म होनी चाहिए। आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए। ये हमारी पॉलिसी भी है इंशाल्लाह, और इस पर वज़ीर आज़म साहब जिस तरह काम कर रहे हैं हम ये साबित भी करेंगे। और जो बात हुई जिस तरह कमेटी की बात, बिल्कुल जो इजाफी अखराजात है वो पाकिस्तान का ये जो हमारा ख़जाना है ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ जिस तरह एनर्जी सेक्टर में जो लॉसेस हो रहे हैं, अरबों रुपए के हमें पैसे भरने पड़ते हैं, चोरी है बिजली की, इसी तरह स्टील मिल खसारे में, इसी तरह PIA, तो ये प्राइवेटाइजेशन होंगे, क्योंकि ये सारी मैं समझता हूँ एक किस्म की अयाशी है। जो ख़जाना अपने वसाइल जितने उनके हैं उनको करने चाहिए, इजाफी हम कैसे अफोर्ड करेंगे, ये हमें करना पड़ेगा। और ये तमाम जमातों को, ये पार्लियामेंट में पहले भी डिस्कशन हुई है और SIFC हमने बनाई है, और सब ने मिल के बनाई थी, और वो फोरम भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा कोहिस्तानी साहब, एक ज़रूरी सवाल, चले हम आपसे उम्मीद रखते हैं और अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे और आप ये करें। और ये जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि क्योंकि भाई देखें, हमें डर इसलिए लगता है कि बहरहाल वो भी तो एलीट में से ही हैं, तो क्या कौन यानी अपने ही लोगों को पकड़ना पड़ेगा? यकीनन पकड़ें क्योंकि वो लीडर भी हैं, मगर सवाल ये कि अब 2/3 मेजॉरिटी आ गई है, कोई लॉ मेकिंग भी हो रही है, नैब शैब को ख़त्म कर रहे हैं आप, और कुछ और कानून साजी के भी इरादे हैं, कुछ है खबर आपके पास इस हवाले से कोहिस्तानी साहब? देखें, बिल्कुल कानून साजी होगी, और कानून साजी मुल्क के लिए होती है, इदारों की बेहतरी के लिए होती है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। और ये एक जमात का पॉलिसी नहीं होगी, तमाम जमातें, हम पीपल्स पार्टी हो, हम JUIF, जो भी जमातें पार्लियामेंट के अंदर, इवन सुन्नी इत्तेहाद का, हम सबको ऑन बोर्ड लेंगे और ज़रूर कानून साजी करेंगे। वो कानून मुतनाज़ा कोई ऐसा कानून नहीं हम लाएंगे, वो कानून होगा जो इस मुल्क के अवाम के लिए, जो इस मुल्क के हुकूमत के लिए, उसके लिए बेहतर हो। तो ये हमें मौका मिला है, हम ज़रूर करेंगे। जो बात आप सुन्नी इत्तेहाद की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, आप ये कह रहे हैं, ये तो बड़ी कोहिस्तानी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, नदीम कुरैशी साहब की, आपकी तरफ भी दोस्ती का हाथ हमने बढ़ा लिया है। कल आपने देखा, जी मुकम्मल करें बात। आपने देखा चीफ मिनिस्टर साहब, उसकी पहले की गुफ्तगू भी आपने सुनी थी, कल वो आए थे वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा हम चाहते हैं ये चारों अकायां जो है इसी से फेडरेशन मजबूत होती है। तो जी बिल्कुल ठीक, जी नदीम कुरैशी साहब काउंसिल को मिला है, हम उनके वसाइल, उनके मसाइल हल करेंगे। ठीक, जी कुरैशी साहब, वज़ीर आज़म का इनिशिएटिव बेहतरीन इनिशिएटिव है। जी कुरैशी साहब। काई साहब, फेडरेशन हमेशा लीडरशिप से मजबूत होती है। पाकिस्तान इंशाल्लाह मजबूत है, मजबूत रहेगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल लीडरशिप को प्रमोट किया जा रहा है। आज 2024 में वो नौजवान जिसने 8 फरवरी को अपना पहला वोट कास्ट किया, और उसकी तादाद बहुत बड़ी है, पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है
जहां की पॉपुलेशन में यूथ का पोर्शन सबसे ज्यादा है। आज जब वो हमसे क्वेश्चन करता है कि जी मैंने अपना पहला वोट कास्ट किया था फलां शख्स को और शाम को नतीजा किसी और के हक में आ गया, मुझे बताएं किस तरह से हम इन सारी इकाइयों को इस सूरत हाल में मुतमईन कर सकेंगे। जहां तक बात है अली मोइन गंडापुर साहब की, हमने तो पहले भी कहा है, खान साहब का पहले भी मौक़िफ़ ये था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कि हम करप्शन के अलावा हर मौजू पर बात करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि ये जितने लोग हैं पाकिस्तान के आज के हुक्मरान, इनको अंदाज़ा था इस बात का कि ये अवामी पजीराई से डे बाई डे महरूम हो रहे हैं और इनको इदराक हो चुका था। उसका असल अंदाज़ा इनको अब 8 फरवरी को हो गया। यकीन जाने जब तक अवामी उमंगों के मुताबिक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, हम पाकिस्तान जैसे एक बड़े मुल्क को, जिसका एक बड़ा मकाम था दुनिया में, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आइंदा भी वो मकाम होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की ही हमारी तरक्की है, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट ही हमारी रिस्पेक्ट है। ठीक बात। लेकिन मैं समझता हूं आज वक्त है, आज भी वक्त है, अभी भी जो खेल खेला जा रहा है, जैसे अभी आपने एक इंतखाबी नतीजा बदलने का जिक्र किया कि वोट काउंटिंग में वो रिजल्ट चेंज हो गया, ये बड़ा बड़ा अफसोसनाक अमल है। ये कितनी तकलीफ दे बात है कि आप एक इतनी बड़ी पॉपुलर पार्टी जिसने सबसे ज्यादा सीट्स पाकिस्तान में ली, सबसे पहले उनके मैंडेट पर डाका डाला, फिर आपने बिल्कुल आर्टिफिशियल लीडरशिप को असेंबली में इंडक्ट कर दिया, उसके बाद आपने स्पेशल सीट्स पर हमारी माइनॉरिटीज को, अच्छा जो खातून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखती है या जब वो इन जमातों से, जो मौजूदा जमातें हैं इनसे उनका ताल्लुक नहीं है, क्या उनका राइट नहीं है कि वो असेंबली में जाए? किस कानून के तहत एक मुतनासिब नुमाइंदगी है कि जिस जमात को जितनी सीट्स नेशनल इलेक्शन में मिलेगी, जनरल सीट्स मिलेगी, उसके तनासिब से उसको स्पेशल सीट्स दी जाएगी। चलें, आज लोगों में मतलब ये ज़मीर की अदालत में अगर ये देखेंगे, इनको खौफ नहीं आता अगर इनका डाका थोड़ा। मैं मंदोखेल साहब से एक टेक लेना चाहता हूं। मैंने मंदोखेल साहब, एक बात तो है, क्योंकि ये पार्टी आपकी यूथ और मिडिल क्लास की 68-69 में बनी थी, हमें थोड़ा थोड़ा याद है, ये यूथ मुतहरक हो गई है और इस वक्त जो मिडिल क्लासेस हैं और लोअर क्लासेस हैं उन पर शदीद दबाव आ रहा है, तो वो अब किधर देखें? अब आप क्या समझते हैं कि योर पार्टी विल बी इक्वल टू द ओकेजन, और कोई आप इस टैप करेंगे इसको, या ये फिर इसी तरह इमरान खान या दूसरे लीडर तलाश करते रहेंगे अवाम? जी देखिए, पहले तो जो यूथ की बात कर रहे हैं नदीम कुरैशी साहब, ये यूथ को 18 साल के वोटर का हक मैंने दिलाया, ये मैंने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया था। पहली बात, तारीखी बात आपको बता दूं, जहां 1.5 करोड़ लोगों को, नौजवानों को वोट का हक मिला। दूसरी बात ये कि नदीम कुरैशी साहब जिस तरह बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये कभी ज़िंदगी में उन्होंने कोई इक़्तिदार हासिल नहीं किया है और एक नई पार्टी है जो आवाम को अपनी जाल में फंसाने के लिए अपने मंसूबे बता रहे हैं। क्या नदीम कुरैशी साहब बता सकते हैं कि जहां 10 साल उनने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की है, वहाँ स्मगलिंग, चोरियाँ, डकैतियाँ, असले के कारखाने, हीरोइन, पोस्ट के कास्ट और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है? जो आज अमीन गंडापुर साहब कहते हैं रिश्वत लेने और देने वाला जानिमी है, तो ये 10 साल पहले जन्नती थे जो आज जानिमी हो गए। दूसरी बात ये कि 3.5 साल जो हुकूमत उन्होंने की है, क्या उस 3.5 साल में आपको याद होगा, 3.5 साल से पहले ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर एतराज करते थे कि उन्होंने 10,000 अरब जो है ना वो कर्ज लिया है, और 10,000 अरब दोनों पार्टी ने 5-5 हज़ार अरब लिए और 5-5 साल हुकूमत में मनसूबे आपके सामने मौजूद है। इमरान खान साहब की हुकूमत ने 3.5 साल में 26,000 अरब लिए, और विजन क्या, मनसूबे क्या, 250 लंगर खाने, कटे अंडे और बकरियां, ये विजन। तो भाई खुदा का वास्ता, आप जो इनकलाबी बातें कर रहे हो, आपने 3.5 साल वफाक की हुकूमत की है, पंजाब में हुकूमत की है, 10 साल पख्तूनख्वा में हुकूमत की है, आपको विजन तो आवाम ने देख लिया है। अच्छा, अब आप आइए कि आपके साथ ज्यादती हुई है, तो आपके साथ ज्यादती हुई है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपके कैंडिडेट को मैंने 2021 में ज़मीनी इंतखाबात में 6ठे नंबर पे छोड़ा, और इस मरतबा 2 महीने पहले मुस्तफा कमाल साहब किनारे लगे मेरे सामने अभी भी। अच्छा मंदोखेल साहब, एक सवाल आपसे सामने पड़े हुए, आखिरी 30 सेकंड है। मंदोखेल साहब, आप समझते हैं 2024 का इलेक्शन फेयर था? क्या नदीम कुरैशी साहब दिल में आपके बता दे 2018 का इलेक्शन फेयर था? नहीं, वो तो सिस्टम बिठा के इनको नहीं बिठाया, नहीं तो गोया फिर यह हमारा नसीब है कि 18 24 हो, आगे 28 हो।
जी जी तो आप 24 की बात करोगे तो 18 की भी बात करोगे ना। जी जी कोहिस्तानी साहब आखिरी बात कर लेना। ठीक 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 जी जी। अब सवाल ये जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से मैं पहले दिन से मेरे मौकफ था, इनको नहीं मिल सकती है। आज इनके जो मर्जी की अदालत थी, यानी इनकी सूबे के अंदर जो अदालत थी, मैं मर्जी का नहीं कहूंगा, वहां उन्होंने पूरे मुतफक्का तौर पर फैसला दिए, इनको नहीं मिल सकती। ठीक है, लेकिन अभी उनके पास रेमेडी है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जी कोहिस्तानी साहब आप क्विकली रिस्पॉन्ड कर लें प्लीज, वक्त कम है जी। सही साहब ये कह रहे हैं बार बार नदीम साहब के नौजवान हमारे साथ हैं, नौजवानों को वोट। मुझे बताया जाए कि 33 साल पहले नवाज शरीफ साहब ने जब वज़ीर आज़म बने हैं 90 में, नवाज शरीफ साहब ने जो तरक्की का संगे जो पत्थर रखे थे, आज का उस 33 साल के बाद जो आज का नौजवान है, उनके बनाए हुए मोटरवे, उनके एयरपोर्ट्स और हमारे लैपटॉप की स्कीम हो, यूथ प्रोग्राम हो, हमारे चलें ठीक है जी 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 कुरैशी साहब वन लास्ट सेंटेंस। हमारे नौजवान सबसे ज़रूर इतनी तरक्की की इन्होंने, तो इन्होंने साहब कह रहे हैं बेशुमार तरक्की की इन्होंने के लिए, पाकिस्तान के लिए एक अगर मंसूबा किया हो वो मुझे बता दें। जी जी क्विक 8 साल इमरान खान के बात आ गई, आपकी बात आ गई कोहिस्तानी साहब, आपकी बात जी जी कुरैशी साहब। नवाज शरीफ साहब ने आने वाले 30 सालों के लिए भी उनके मंसूबे काम जी कुरैशी साहब। पाकिस्तान के 3 सूबों में इनको एक नशिस्त भी नहीं मिली। इन्होंने इतनी तरक्की की है कि बलूचिस्तान में इनकी कोई सीट नहीं है, सिंध में इनकी कोई सीट नहीं है, केपी में इनको 2-3 सीटें मिली हैं। आप तीनों मेहमानों का, जनाब कादर खान मंदोखेल साहब, नदीम कुरैशी साहब, जनाब कोहिस्तानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ मिलजुल के आप सबको ही करना पड़ेगा। ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और हमारे साथ होंगे हबीब अकरम साहब। इन तमाम बर्निंग इशूज़ पे ज़रा उनसे खुल के बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ तजिया नगार जनाब हबीब अकरम साहब। बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब आपके वक्त का। हजूर, अब बहुत खबरें तो बहुत सी हैं और हम हर खबर पे बात भी कर सकते हैं। आज एक और सीट मिल गई मुस्लिम लीग नून को, लेकिन हजूर ये जो मंजर बन रहा है, ये लगता है तो ये है कि ये जो चौथा दौर आया है, इसमें टोटली आपकी जो जमहूरियत से तो कुछ हो नहीं पाया। अब हमें ज़ाहिर है SIFC की ज़रूरत भी पड़ गई है, और जो है जिसे अब कहा जा रहा है कि जी प्रो मैक्स होगा आपका हाइब्रिड, और ये नालायकी तो खैर से हमारी अपनी ही है ना। अगर हम जमहूरी लोगों के साथ अपने आप को एसोशिएट करते हैं, तो ये चौथा दौर हमें कहाँ लेके जा रहा है हबीब अकरम साहब, टू बिगिन विद? काजी साहब, एक तो ये जो दौर जिससे हम गुजर रहे हैं ये जमहूरी नहीं है। जमहूरी दौर में जो फैसला होता है वो अवाम का होता है, और अवाम के फैसले का तयन इलेक्शन के जरिए होता है। जिस दौर की, जिस असम्बली की आप बात कर रहे हैं कि ये अपना काम नहीं कर पा रही, या जिस हुकूमत का तस्वुर ये आगे नहीं बढ़ पा रही, तो इसके तह में वोट कारफरमा नहीं है, बल्कि फार्म 47 कारफरमा। फार्म 45 जो हमारे इलेक्शन रिजल्ट की बुनियाद है, वो इसमें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। उसके साथ साथ फिर इलेक्शन कमीशन का जो तर्ज अमल है वो भी महले नजर है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन के पिछले 2 साल के फैसले अगर उठा के देख लें तो उनका कानूनी इस्तदलाल कुछ भी हो, लेकिन वो आखिरी अपने तजिए में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही आए हैं। नो डाउट उनकी बुनियाद किसी न किसी किस्म के कोई कानून होगा, कोई ज़ाब्ता, कोई कायदा होगा, लेकिन जब भी तहरीक इंसाफ की बात आती है तो उसमें हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का कानूनी शिकंजा है वो सख्त हो जाता है। हत्ता कि आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि वो एक इल्ज़ाम दोहराया गया या इल्ज़ाम लगाया गया पाकिस्तान साफ की तरफ से कि शायद हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो आइंदा कनाडा के सफीर होकर चले जाएं। लेकिन इसका जो जवाब जिस अंदाज में आया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस तरह के शरपसंद अनासर से निपटने की अहलियत रखते हैं, या इस तरह का मफहूम जो उनकी प्रेस रिलीज में आज दिया गया है, उससे जाहिर होता है कि हमारे आईनी ओहदेदार भी किसी न दर्जे में गुस्से का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो लिहाजा जब एक जमात को मुसलसल दबाया जाए उसका जो मैं माफी चाहता हूं, मैं एक आपसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूं, बात आप जारी रखिएगा। एक पार्टी को दबाया जाता है, दूसरी धमाल डालती है, ढोल मंगा लेती है, कहता और कुटो इन्होंने, उसकी बारी खत्म होती है तो दूसरी पार्टी जो है वो उसको कुट पड़ती है, कहते और मारो इन्होंने भाई।
जिस पार्टी के मफाद में जब भी धांधली होती है, 18 हो, 13 हो, 8 हो, 24 हो, वो तो ये तो एटीट्यूड इसकी तो हम इन्हीं को जिम्मेदार समझे ना कि जी इक़्तिदार हमें दें, हमारे बच्चों को दें, हमें चाहिए, और अगलों को आप बेशक उनका गला काट दें। ये इसका इल्ज़ाम किसको देंगे आप? देखिए, इसका इल्ज़ाम अगेन मैं आपको अर्ज करूंगा कि जब अवाम फैसला करेंगे और अवाम के फैसले को कबूल कर लिया जाएगा तो फिर इस तरह की पेचीदगियां पैदा नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर अवाम का फैसला जब कबूल नहीं किया जाता और कोई दूसरी पार्टी उसके ऊपर गलत तौर पे हक जमा लेती है, तो फिर वो अहल और मुस्तहिक जिसके हक में अवाम का फैसला होता है तो उसको दबाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। ये पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि इस वक्त तो बिल्कुल ये जाहिर व बाहिर कैफियत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निशाना है और तमाम तर जो तीर अंदाजियां है, चांदमारी जो है उसी को। चलें, ये तो ठीक हो गया। अभी साहब मैं एक और सवाल करता हूँ, खबरों की तरफ आते हैं थोड़ा। अब एक नारा साहब की सीट आज मिल गई फिर उनको, यानी रीकाउंटिंग में लाहौर की 2 सीटें खुलने वाली हैं। तो अगर हम ये देखें तो वहाँ भी कोई हुक्मरानी की बजाय एक सोग किसी कैफियत लगती है, क्योंकि वो कहा जा रहा है और बड़े बड़े लोग जगादरी कह रहे हैं खुद कि जनाब ये सीटें खुल रही हैं। अगर ये सीटें खुल गई तो आप भी जानते हैं जो शफाफियत 45 और 47 की है। एक तरफ ये भी बकरा बन रहे हैं, दूसरे भी बकरा बन रहे हैं। तो इस पर ये आपके टेक और आपकी खबरें क्या है कि ये क्यों खोले जा रहे हैं दोनों पार्टियों के जो डब्बे हैं? देखिए, इस तरह अगर तो ये चुनिंदा डब्बे खोलने हैं कि फलां शख्स का डब्बा खोल दिया जाए और फलां शख्स का हल्का खोल दिया जाए तो ये तो एक अलग मामला है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जो इलेक्शन में जो कुछ गलतियां कमीशन से या फॉर्म 47 की सूरत में हुई हैं या किसी भी हमारे निज़ाम के अंदर हुई हैं, उनका तज्जिया करने का या उनको दुरुस्त करने का तरीका एक हल्का पिक एंड चूज करने का नहीं है। तरीक़ाकार ये है कि वो तमाम सीटें जिनके ऊपर कुछ एतराज़ात हैं उनको एक फोरम पे इकट्ठा किया जाए, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एतराज़ है, PTI को एतराज़ है या किसी भी दूसरी जमात को एतराज़ है, उनको एक फोरम पर इकट्ठा करके उनकी हम मजमूई तौर पर उसके अंदर देखें कि क्या हुआ है। देखिए, एक जगह गलती हो सकती है, 2 जगह गलती हो सकती है, लेकिन जहाँ पे 50-50 पोलिंग स्टेशन, 100 पोलिंग स्टेशन में के फॉर्म 45 के अंदर कटिंग हुई है या वहाँ पर नए फॉर्म बने हैं, तो उनका तरीकाकार क्या है? तो लिहाजा ये अगर तो किसी ने ये सोचा या इलेक्शन कमीशन ने ये सोचा है कि हमने अपने हाथ में बंदूक रखनी है और जिसको दिल चाहे हमने उसकी कनपट्टी पे रख देनी है, तो ये तरीका तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त तक हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले जो है वो अगेन, जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि इलेक्शन कमीशन के फैसलों का हदफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन जाती है। वो पता नहीं क्यों बन जाती है, वो उसकी कोई गलतियां इतनी बड़ी हैं, कोई गलतियां हैं या उससे कहीं कुछ खता हो जाती है, कहीं वो कानूनी तकाज़े पूरे नहीं कर पाती, कुछ भी होता होगा। लेकिन जहाँ पे हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ ही एक तरफ मुसीबत में आ जाती है। अब इस तरफ देख लीजिए, आप इसको बदकिस्मती कह लें, आप इसको हालात का जबर कह लें, आप इसको सितारों की नहूसत कह लें, आप कुछ भी कह लें। अब भी आप देख लीजिए कि जहाँ जहाँ ये मामला, जब सीटें वो खुलती हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होता है, लेकिन वो नशिस्तों के बारे में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ रास्ता दिखा दिया जाता है जिनका नतीजा जो है वो थोड़ा सा भी खुले तो आपको पता चल जाएगा। इस्लामाबाद की नशिस्तों को देख लीजिए, लाहौर में NA 128 को देख लीजिए, NA 130 को देख लीजिए, पेशावर में नूर आलम खान साहब के हल्के को देख लीजिए, वहाँ पे कुछ नहीं होता। लेकिन बाकी सारे मामलात जो हैं वो ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे तहरीक इंसाफ को ऐसा लगता है कि उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये तर्ज अमल जो है, ये मेरा ख्याल है कि हमें इन हालात पे गौर करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हालात पे गौर करना चाहिए। लेकिन देखिए, जैसे पहले मेरा नुक्ता था कि एक बलूगत इनमें भी तो होनी चाहिए, मगर एक और में सवाल है जो बड़ा अचंभे का है कि ये क्या फिर बैलेंस करने की पॉलिसी होगी सरकार की तरफ से कि अगर ये मियाँ साहिबान की फैमिली के जो डब्बे खुलने की बात हो रही है तो क्या इसकी व्हाट इज़ दी, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि जी मियाँ साहब हैज़ डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्राम द फेडरल गवर्नमेंट। फ़िलहाल वो मरीम साहिबा की जो है वो जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि एक अतालीक के तौर पर वो उनको देख रहे हैं, मगर यहाँ भी खबरें पंजाब में आ रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बड़ी परेशान है और मुबैना तौर पर वो कुछ शिकायताना सा रवैया है, क्योंकि मरीम साहिबा
वांट्स टू डिलीवर, तो इनकी शायद आदत नहीं है। तो ये कैसे देख रहे हैं ये इन मामलात को आइंदा? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इस हुकूमत खा वो मरियम नवाज साहिबा की है, खा वो शहबाज शरीफ साहब की है, इन दोनों हुकूमतों की सियासी साख के ऊपर और अखलाकी साख के ऊपर सवाल है। सियासी साख तो चलिए दोनों सियासी जमातें हैं, इसके ऊपर ये सवाल चलते रहते हैं, मुखालिफिन उठाते रहेंगे और मोतरजीन भी इस बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक अखलाकी साख है तो वो तो स्टेम कर रही है इलेक्शन से। जब आप देखते हैं कि एक मुतय्यन अंदाज में NA130 के मखसूस पोलिंग स्टेशन हैं, जहां पर आप देखते हैं कि पोलिंग स्टेशन पे यानी वहां पे बाकायदा तौर पर फॉर्म बदले गए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हर वो फॉर्म जिसके ऊपर कटिंग है, यानी जिसका टोटल वो अगर X था तो काट के X+ किया गया है या X- किया गया है, तो उसका फायदा नवाज शरीफ साहब को होता है। आखिर ये एक पैटर्न क्यों नजर आता है उनके हल्के में? इसी तरह जब हम PMLN के बहुत सारे हल्के देखते हैं तो उसमें एक ही पैटर्न क्यों दिखाई देता है? जब हम इस तरह जब देखेंगे, ये सूरत हाल देखेंगे कि एक जमात का सरबराह जिसके नाम पे इलेक्शन लड़ा गया और जिसका नाम एक, आपको याद होगा अखबार में बड़ा सा एक तमाम अखबारात में एक इश्तहार आया था, वजीर आजम नवाज शरीफ, तो इलेक्शन से पहले। हाँ, वो लगता था जैसे अपॉइंटमेंट हो गई है। एक ब्रेक ले रहा हूँ हबीब अकरम साहब, मगर मैं ब्रेक के बाद आपसे बड़ा अहम सवाल पूछ, वो ये कि आज एक कमेटी बन गई है जिसमें वो पेंशन और तनख्वाहों में कटौती कर सकेगी। दो मदें जो हैं वो नहीं देख सकती, जो हमारी वो एक डेट सर्विसिंग है और जो हमारा दिफा है, ज़ाहिर है वो बड़ा अहम है। लेकिन ये कि इस हवाले से कोई सियासत नहीं हो रही। आज एप्का के लोग बाहर निकले मगर शायद कैमरों में हिम्मत नहीं थी वो दिखाने की। महंगाई की भी बात करेंगे, तो क्या इस सारे हला बलू में नाज़रीन ये सारी जो असल काम है, असल खेल है, इसके साए में चलता रहता है और ऊपर हम सियासत में लड़ते रहते हैं। एक ब्रेक के बाद इस पे एनलाइटन होंगे हम। हबीब अकरम साहब से हमारे साथ रहिए। ये इस सवाल की तरफ मैं बाद में आऊँगा हबीब अकरम साहब भी, मगर ये ज़रूर पूछूंगा आपसे क्योंकि मेरे ख्याल में से सबसे अहम करंट अफेयर यही हैं जो गरीब लोगों के हैं। मगर क्या ये जो अब सुप्रीम कोर्ट में जो अब आया है, KPK हाई कोर्ट का फैसला आया है सीटों के हवाले से, मेरे ख्याल में कोई लेटअप होता नज़र आता है सुप्रीम कोर्ट में? इसे वो कहते हैं जी आप तो इलेक्शन ही नहीं लड़े, आपकी तो पार्टी कोई नहीं थी। वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा जी भला आपको नहीं चाहिए या आपका हक नहीं है इसका। तो मेरा ख्याल में ये इसी तरह PTI का तो पुरसान हाल में मुझे मुस्तकबिल करीब में कोई नज़र नहीं आ रहा, बल्कि दूर दूर तक। हबीब साहब, या आपकी मैं आपकी राय से मुत्तफिक हूँ। उसकी वजह यह है कि हर वो कानूनी फोरम जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गई है, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा ज़ाब्ता दरियाफ्त कर लिया जाता है, बाज़-औक़ात मालूम और बाज़-औक़ात नामालूम, कि जिसको पूरा ना करने की पादाश में उसको कोई सख्त सज़ा मिल जाती है। आप देख लीजिए इलेक्शन कमीशन में कि उसने उसके अंदरूनी इंतखाबात का जायजा लेना शुरू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर कहा कि हाँ जी आपने तो चूंकि इलेक्शन नहीं करवाया इंट्रा पार्टी, तो लिहाजा आपका तो बल्ले का निशान नहीं होगा। और ये उस वक्त किया गया जब इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका था। तो जाहिर है अगर दस्तूर का और पार्लिमानी निज़ाम, दस्तूर के ढांचे और पार्लिमानी निज़ाम की रोशनी में तयशुदा प्रिंसिपल्स के ऊपर फैसला होता तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले का निशान भी मिल जाता। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ये नौबत ही ना आती कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में कन्वर्ट होती, और चलिए कन्वर्ट हो गई तो उसके बाद नशिस्तें जो हैं वो भी मिल जाती। मुझे अब तक ये समझ नहीं आई कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ ये जो पहले इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और अब हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, मैं जाहिर है ये हमारे इदारे हैं, इनका एहतराम और इनके फैसलों का और इनके ऑब्जर्वेशन का हम पे वाजिब है तो उसको तस्लीम करें। लेकिन साथ ही ये सवाल उठता है कि क्या दस्तूरी ढांचा भी कोई चीज़ है या नहीं पाकिस्तान में, या सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो सिमट के सिर्फ जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 है और उसकी शिक में कि जनाब आपने लिस्ट पहले जमा करानी थी, फलां तारीख को बिल पे करना था, कि सारी की सारी शिकें, सारे का सारा कानून इसी में सिमट आया है? क्या जब हमारे मुल्क में हमारा जो दस्तूर है वो आज़ाद शख्स को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देता है, काजी साहब आप ज़रा ये बताइए कि क्या ऐसी सूरत मुमकिन है कि नहीं कि 266 जनरल नशिस्तों में से 265 तो आज़ाद जीत जाए और कोई एक नशिस्त एक पार्टी लेके आ जाए, एक पार्टी जीत जाए, तो फिर
वो लोग तो जो 265 है वो आज़ाद रहना दोबारा करें, और एक पार्टी जो है तमाम की तमाम जो नशिस्तें हैं दूसरी जो 60 के करीब बनती हैं, जो बिलवास्ता तौर पे मखसूस नशिस्तें हैं, उनके ऊपर काबिज हो जाए। क्या ये करीने इंसाफ और करीने क्यास है? नहीं, ये तो सर जी, जब आप दस्तूरी ढांचे का अब मतमाए नजर इस तरह नजरअंदाज कर दें, खा वो इलेक्शन कमीशन नजरअंदाज कर दे, खा वो पेशावर हाई कोर्ट नजरअंदाज कर दे, तो कम से कम इस पे सीना को भी तो जरूर करनी चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील जाए, तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट वो कानून और दस्तूर की शाहराह पे चलती है या उस तरह चलती है कि जिस तरह उसने वो पगडंडी दरियाफ्त कर ली जिस पर चलते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान भी छीना जा सकता है। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, ये तशरीह का मामला है, ये कानून के इतलाक का मामला सिरे से है ही नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी यही कर रहा है। अब हमारे 5 जजों ने ये कर दिया है, अब उसका क्या किया जा सकता है? अच्छा जनाब, अपना हबीब अकरम साहब, ये एक मुझे एक और भी बात लगती है इसमें, वो ये है कि या आप मुझे बताइएगा कि ये तो मॉडल बैठ गया है, चाइनीज़ मॉडल की तरफ सारे देख रहे हैं। अब देखें ना, जहाँ जहाँ ये जो पॉलिटिकल एलीट ने जमहूरियत के नाम पे जो लूट सेल लगा रखी थी, हम जमहूरियत के ख़िलाफ़ तो नहीं हैं, मगर जमहूरियत अगर माल बनाने का ही ज़रिया है जो हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से लिबरल डेमोक्रेसी जो खजल हो रही है, इसी वजह से जो सीरियस हिस्से हैं हमारी रियासत के, उन्हें एक सुपरा बॉडी बनानी पड़ जाती है। और बड़े SIFC की हम बात कर रहे हैं, और फिर जो है ये वजारत ख़जाना, ये सारे काम जो करने थे डार साहब ने, हफीज़ शेख साहब ने, शौकत तरीन साहब ने, इन्होंने तो माफ़ी चाहता हूँ बेड़े घर की किए। तो फिर हम क्या करें, मुल्क तो चलाना है। देखिए ये काजी साहब, बहुत सारे लोगों के दिल में ये ख्याल है कि जनाब कोई चाइनीज़ मॉडल, चाइना ने जमहूरियत के बगैर भी तरक्की करके दिखा दी। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी तो जमहूरी ऐसे अदवार रहे हैं ना कि जब जमहूरियत नहीं रही तो उस वक्त पाकिस्तान ने कितनी तरक्की कर ली थी। क्या पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक किसी जमहूरी तरीके से मुंतखब होकर आए थे? जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या जमहूरियत को मजबूत करने के लिए वो तशरीफ लाए थे? जनरल याहिया खान, क्या ये सब लोग, जनरल अयूब, क्या इसलिए आए थे? देखिए बात यह है कि जमहूरियत को गाली देना नहायत आसान है कि जब उसको पहले आप पोल्यूट करें, पहले उसके रिजल्ट्स ना माने, जमहूर के फैसले को ना माने, और फिर कहेंगे देखें जी जमहूर ने तो इस तरह के लोग मुंतखब किए, तो जाहिर है फिर जमहूरियत के ऊपर सवालिया निशान उठेगा। मतलब मैं आपको ये बात, अब भाई ये बात तो दुनिया कह रही है कि जमहूरियत ने ख्वाजा आसिफ को मुंतखब नहीं किया, जमहूरियत ने और बहुत सारे लोगों को मुंतखब नहीं किया जो इस वक्त असेंबली में है। वैसे तो अब अपना हबीब साहब, जमहूरियत के नाम पे जो हमारे साथ खिलवाड़ हुआ वो तो छोड़ें, फिर पीछे से शुरू हो जाएंगे हम। मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ ज़रा, क्योंकि आपसे ना बातों का मज़ा बड़ा आता है। बात ये फरमाइए कि मैं वो याद है ना आपको, एक हवा का बहुत बड़ा झोंका आया था मेले में जाते हुए, एक आदमी का चादर जो है उसके बेचारी वो परना जिसे कहते हैं वो उड़ गया था। तो वापसी पे किसी ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा जी मेला ही मेरा परना उड़ान ली लगा सी। ये जनाब सरकारी मुलाजमीन जो हैं, एपका के लोग, आज फरीदकोट हाउस में मुझे किसी उनके ट्रेड यूनियनिस्ट ने कहा जी कि हम वहाँ आ रहे हैं, फैसलाबाद में कुछ लोग निकले हैं, कोई कैमरा नहीं है, इनकी तनख्वाहें, पेंशन, इस पे अटैक आ रहा है। तो एक राय ये भी है कि ये ऊपर जो एक जाली ड्रामा लगा हुआ है कि जो कभी दोस्त बन जाते हैं, कभी किसी का पेट फाड़ते हैं, फिर साथ बैठ के हुकूमत भी करते हैं, एक ही दस्तरखान पे रोटी खाते हैं, नीचे गरीब का गला काटते हैं। जिस तरीके से आज एक 16 रुकनी कमेटी बन गई है जो अब इन गरीबों की मजीद जो है खिंचाई करेगी। तो ये भी हमारी एक लेफ्ट वालों की राय है, इससे आपकी राय मिलती जुलती है या नहीं? देखिए जहाँ तक पेंशन का मामला है तो मैं इस पे इस हद तक मुत्तफिक, और बल्कि मैं इसका प्रपोजल भी रहा हूँ और इसका किसी हद तक आप यूँ कह लीजिए कि सपोर्टर भी रहा हूँ। वो ये है कि पेंशन्स जो हैं हमारे बजट से निकलनी चाहिए। पेंशन का मामला जो है वो इतना बढ़ चुका है और पाकिस्तान में पेंशन का मामला इतना गैर फितरी और गैर हकीकी है कि आप उसके बगैर आप पाकिस्तान को चला नहीं सकते। आपको ये फैसला तो करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो पेंशन्स का मामला है उसे कम से कम बजट जरूर अलग किया जाए। हाँ, दूसरी सवाल ये है कि क्या पेंशन होनी नहीं चाहिए? पेंशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एक शख्स जो अपनी ज़िंदगी के 3 साल सरकार में गुजारता है
तो जाहिर है उसकी तनख्वाह भी निस्बतन कम होती है, अगरचे उसकी सहूलियत बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको सरकार की जो शराइत मुलाजमत है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। हाँ, उसको पेंशन मिलनी चाहिए। अच्छा भीम साहब, एक मिनट मैं ज़िमरन सवाल करता चाहता हूँ ताकि बहुत सारी बातें आ जाएं। अब देखें ना, एक तो वो हैं जिन्हें 30 लाख का प्लाट मिलता है और वो 25 करोड़ का बिकता है, मेरे पास जाती मिसालें मौजूद हैं ग्रेड 22 से ऊपर, मैं उनका नाम नहीं लेता। और एक वो है जिनको अपनी तनख्वाह की जो कि लाखों में है, मिलियन से ऊपर की है, उसका 80 से 78% उनको पेंशन मिलती है, हेल्थ फ्री, बिजली फ्री, हर चीज़ फ्री। ओ हजूर, ये 16 ग्रेड से नीचे के जो जिल्लत भरी ज़िंदगी वाले हैं, वो इन्हीं का पेट काटना है हमने। $23 बिलियन जो इसको हम पालते हैं अशराफिया को, हम वो उनके मुंह से ये नवाला क्यों नहीं बाहर खींचते? जी लास्ट मिनट सर। देखिए, निवाला तो खींचना बनता है इसमें, तो अब ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जहां तक पहुंच चुका है उसमें अशराफिया को पेट काट के दिखाना पड़ेगा, नजर आए हमें कि हाँ देखें कि अगर हमारे पेट पे पत्थर बंधा है तो उनके पेट में भी कोई पत्थर बंधा है। लेकिन ये जो पेंशन का मामला है, इसको देखने के दो तरीके हैं काजी साहब। एक है इमोशनल, कि आप उसको जज्बाती फिक्रों के तनाजुर में देखें, और एक है दलाइल, कि उसको सही मानों में आप ये देखें कि क्या चीज़ फिजिबल है, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं। देखिए, आप प्रैक्टिकली जो पेंशन है वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। पेंशन मौजूदा तरीक़ेकार के साथ पेंशन होनी चाहिए। कई साहब, ये मैं बार बार अर्ज करूं, पेंशन होनी चाहिए, पेंशन का तरीक़ेकार बदलना चाहिए। पेंशन का अगर उसको बजट में हबीब अकरम साहब, इट इज हबीब अकरम साहब, आपसे एक वादा है कि हम इस पे पूरा शो करेंगे, इस माशी निज़ाम पे और उस पेंशन के निज़ाम से। मैं इजाज़त चाहता हूँ, वक्त की दीवार सामने आ जाती है। जाते जाते नाज़रीन सिर्फ इतना कहूँगा, ये $23 बिलियन जो है, ये जो हम इस भिखारी, जिस कौम को ये कहते हैं ये भिखारी हो तुम, और हम जो है $23 बिलियन खा जाएंगे इन भिखारियों की जेब से निकाल के, तो उनको पकड़ें, बजाय उनको पकड़ें कि जिनकी बेचारे दाल रोटी का मसला, जो आज बाज़ार में जाकर देखें इस रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में जो कीमतें लोगों का हशर कर रही हैं। ख़त्म हुआ आज का प्रोग्राम, मंडे को फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।